Dear students, it's a very good afternoon to all of you. And in this important session, I'm going to discuss about the important lesson from your pro section class 12th syllabus. And that is lesson number 2, the last spring. In this important lesson, the writer Enijung describes about the condition of the rag pickers at Simapuri in Delhi in the first phase, and the next phase she describes about the condition of the workers in Firozabad in glass industry, and it is the reality of their life and their poverty along with all the difficulties. प्यारे विद्यार्थियों, सभी को दोपहर का नमस्कार। और इस महत्वपूर्ण पाठ में हम चर्चा करेंगे प्रोज खंड से कक्षा 12 के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अंग्रेजी विषय से, जिसमें वह कूड़ा उठाने वाले उन लोगों की चर्चा कर रही हैं जो सीमापुरी में दिल्ली में निवास करते हैं। इस सेशन में पहले मैं इसका जो विवरण है वो आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद में इंग्लिश में। तो चलिए, इस कहानी में लेखिका उन लोगों के बारे में बात करती हैं जो बांग्लादेश से भारत में आए थे। जैसे कि बहुत सारा तूफान आया और तूफान आने के बाद में वहाँ पर उनके पास जीवन यापन के लिए कुछ रह नहीं गया। इस कारणवश वह सीमा पार करके भारत में सीमापुरी दिल्ली पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने गलियों में अपनी झुग्गी झोपड़ी बसा ली और वहीं पर रहने लगे। लेखिका अपने भ्रमण के दौरान उन्हीं में से एक बालक से मिली जिसका नाम था साहेब। उसका पूरा नाम था साहिबे आलम। जब कहानीकार ने उससे प्रश्न किया कि वह विद्यालय क्यों नहीं जाता, तो उसने उत्तर दिया कि उनके पास पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है और इसीलिए वो विद्यालय नहीं जाता। कहानीकार ने फिर से उससे प्रश्न किया कि यदि वह उसके लिए विद्यालय बनवा दे तो क्या वो विद्यालय जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो विद्यालय दौड़ करके लेखिका के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या उनका विद्यालय तैयार है। लेखिका अपने उस किए गए वादे पर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और थोड़ा सा उन्हें हताशा भी होती है, क्योंकि विद्यालय को बनने में बहुत समय लगा था और उन्होंने उस बालक से ऐसा वादा कर लिया था जो लगभग असंभव सा था। तो उन्होंने उस बालक को बताया कि विद्यालय बनने में लंबा समय लगता है। साहेब उन्हीं बच्चों में से था जो कूड़ा उठाता था। बच्चों के लिए कूड़ा उठाना अपने आप में एक लिपटे हुए खजाने की तरह से था, जबकि बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये जीविका चलाने का एक माध्यम था। साहेब गलियों में घूमता और उन्हीं बच्चों में रहता जो कूड़ा उठाते। बच्चों की कंडीशन ये थी कि वे फटे पोशाक में रहते थे और उनके पास चप्पल भी नहीं होते थे। लेखिका ने जब बच्चों से ये सवाल किया कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उन्हीं बच्चों में से एक ने कहा कि माँ ने उन्हें टाट से नहीं उतारा है क्योंकि उनके चप्पल खो जाने का डर था। कहानीकार आगे बढ़ती हैं जहां पर
उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि ये बच्चे जो है अपनी गरीबी को छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और वो साहब को देखती है कि कुछ समय के बाद वह एक दूध की दुकान पर काम कर रहा होता है, जहाँ पर अब वो 500 रुपये प्राप्त करता है मासिक रूप से, लेकिन अब वो उस भारी कनस्तर को ढो करके चलता है। उसका खुद का अपना कोई बैग नहीं रहा, और वह पूरी तरीके से अब स्वतंत्र नहीं रहा, जैसा कि पहले वो स्वयं अपना झोला लेकर के कूड़ा उठा करके अपने आप में स्वतंत्र था। साहब जैसे ऐसे कई बच्चे थे जिनका जो भविष्य है वो वहाँ पर काफ़ी डार्क लग रहा था, और आगे चल कर के वो फिर सवाल करती है जहाँ पर साहब अब खड़ा रहता है गेट के पास, और किसी और के जूते पा करके जो रिटायर्ड हैं वो टेनिस खेलने का सपना सोचता है। तो जूते पहनना तो उसके लिए आसान है, लेकिन टेनिस खेलना उसके लिए स्वाभाविक रूप से कठिन है। जो कूड़ा उठाने वाले लोग थे वो कपड़े के टेंट के बने हुए और मतलब अर्धनिर्माण मकानों में रहते थे। उनके पास पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी प्रकार से वे रोज की रोटी कमा लेते थे, यही उनके लिए बड़ी बात होती थी। और जो लोग थे उनकी पोशाक पूरी तरीके से फटी हुई होती थी। किसी प्रकार से वो यहाँ पर आए और जगह ज़मीन पा करके वहीं पर बस गए, और उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया, उनके राशन कार्ड बन गए, और वे अनाज पाने में सक्षम हो गए, और इस प्रकार से उनका गुजारा चल जाता। सीमापुरी में उनके लिए कूड़ा उठाने के सिवाय कोई और काम नहीं था। कभी-कभी तो वो भरपेट खाने की भी व्यवस्था नहीं कर पाते थे। इस प्रकार से उन लोगों का जीवन था। अब हम इस पाठ के दूसरे खंड में चलते हैं। दूसरे खंड में आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी मिलेगी जिसका नाम मुकेश है। मुकेश ऐसे परिवार में जन्मा है फिरोजाबाद में, जहाँ पर चूड़ी निर्माण का कार्य होता है, जहाँ पर बच्चे और बड़ी उम्र के लोग सभी लोग कांच की उस फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर अत्यधिक प्रदूषण होता है। मुकेश सभी लोगों से वहाँ पे डिफरेंट है। कहानीकार ने पूछा कि आपका क्या स्वप्न है? तो मुकेश ने बताया कि मेरा जो स्वप्न है वो मोटर मैकेनिक बनने का है और कार चलाने का है। सीमापुरी में जो लोग थे वे अधिकांशतया उस चूड़ी बनाने के कार्य में लगे हुए थे। उन्हें उस कारखाने में घुटन भरे माहौल में काम करना पड़ता था, और वे अत्यधिक ताप पर काम करते थे, और ऐसे वातावरण में थे जहाँ पर ना तो अच्छी मात्रा में वायु मिलती थी और ना ही वहाँ पर स्वच्छता का कोई प्रबंध था। ऐसी स्थिति में उन्हें कई प्रकार की फेफड़े और श्वास संबंधी बीमारियों के होने का खतरा था, और वहाँ बच्चे भी कार्य कर रहे थे। अक्सर ये देखा जाता था कि इससे पहले कि बच्चे अपने वयस्क उम्र में आते, वे किसी न किसी प्रकार से आंखों की रोशनी खो बैठते थे। और कहानीकार ने देखा कि वहाँ पर अत्यधिक लोग चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए थे। कुछ बूढ़े लोगों को देखा जो दुकान पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी। उनके बगल में उनके पौत्र या अन्य बच्चे बैठे होते थे जो उस दुकान को देखते थे, और पूरी तरीके से वो इस फैक्ट्री में लगे रहते, लेकिन किसी प्रकार से अपने नए मकान को बना नहीं पाते, और पुराना जो उनका मकान होता था उसको किसी प्रकार से मरम्मत करा देते,
जब भी लोग इस चीज को सुनते तो कहते कि उन्होंने ये कार्य कैसे कर लिया, और पूरे जीवन तक कठिन परिश्रम करने के बाद में केवल वही अपने बच्चों को इतना ही सिखा पाते, और वो थी चूड़ी बनाने की कला और कांच को पॉलिश करने की कला। कांच को पॉलिश करते करते पूरी तरीके से उनकी आंखों की रोशनी के जाने का खतरा अक्सर रहता था। कहानीकार एक लड़की को देखती है जो कांच के टुकड़े को जोड़ रही होती, जिसका नाम श्रद्धा होता है, और वह मन में ये सोचती है कि क्या इस लड़की को इस चूड़ी की पवित्रता के बारे में पता है, वह चूड़ी जो कल को उसकी कलाई पर भी आ जाएगी। क्योंकि ये जो चूड़ी है, ये भारतीय शादी में दुल्हन के लिए एक बड़े ही पवित्र रूप में माना जाता है, सुहाग की रक्षा के लिए। शायद उसे इस चीज का एहसास ना हो, फिर भी वह पूरी तरह से मदद करती थी। फिरोजाबाद के अधिकतर गलियों में जो है चूड़ी देखी जाती थी, और लोग उसको अपने ठेले पर लाद करके गुच्छों में लेकर के धकेलते हुए चलते थे उन गलियारों में जहां पर दूषित रूप से सारा माहौल था। मुकेश पूरी तरीके से बड़ा ही उत्साहित था, और वो कहानीकार को अपने उस मकान की ओर ले गया जहां पर उसका दरवाजा बड़ा ही डामाडोल स्थिति में था। धक्का दे करके उसने दरवाजे को खोला। जब कहानीकार आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वहां पर जो लोग थे वो प्रिमिटिव स्टेज के, मतलब आदिमानव की तरह से, जैसे बहुत पुराने समय के लोगों की तरह रहते, जहां पर वो उनके साथ साथ जानवर भी रह रहे थे। और ऐसी स्थिति में वह उस घर पर पहुंची जहां पर मुकेश का परिवार था। मुकेश के परिवार में उसके दादाजी, उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी थी, जो वहां घर में खाना बना रही थी। उन्हें सारे सलीके आ चुके थे किस प्रकार से बड़े बूढ़ों के सामने घूंघट या पर्दा करना है। उम्र छोटी थी, लेकिन मुस्कुराती हुई वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थी। आगेकार जो है कहानीकार पूछती हैं कि भाई, आप सब लोग मजदूरी करते हो, क्या आपका कोई नेता है या नहीं? तो उन मजदूर वर्ग के लोगों ने बताया कि उनका कोई नेता नहीं है, और वे कई जनरेशन से इसी काम को करते हुए आए हैं। कहानीकार ने नोटिस किया कि वहां पर दो अलग अलग समुदाय का समूह था, जिसमें एक तरफ ये मजदूर, कृषक और निचले तबके के लोग थे, तो दूसरी तरफ था मध्य वर्ग का ग्रुप, जिसमें साहूकार, कानून पाल, अधिकारी, पुलिस और अन्य जो है तंत्र के लोग, जो पूरी तरीके से इन लोगों को अपने जाल में फंसाए हुए थे, और ये लोग उसी प्रकार से अपने जाल में फंसते जाते जैसे कि इनके पूर्वज। इससे पहले कि इनको पता चलता, ये पूर्ण रूप से उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते। तो ये जो कंडीशन थी, ये फिरोजाबाद के लोगों की कंडीशन थी। और आगे चल करके फिर कहानीकार ने साहब से एक प्रश्न किया कि क्या उसे कार चलाने की भी इच्छा है? तो उसे उत्तर मिला, मुकेश ने मुकेश से पूछा कि क्या उसका कार चलाने का भी सपना है? तो उसने अपनी निगाहें नीची कर दी, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मेरे शर्मिंदगी का भाव है। और वैसे भी उस समय फिरोजाबाद की जो है उस हवाई मार्ग में या आकाश में कुछ ही वायुयान दौड़ते थे। तो ये थी कहानी द लास्ट स्प्रिंग की। द लास्ट स्प्रिंग नामक पाठ का मतलब ही होता है, ये कहानी दी गई है स्टोलन चाइल्डहुड, यानी चुराए गए बचपन से। इसमें स्प्रिंग का अर्थ ही होता है बचपन, और बचपन, वैसे इसको बसंत कहा जाता है, लेकिन यहाँ बचपन। तो एक तरफ देखा जाए तो साहेब जो बालक है, उसका जो बचपन है वो कूड़ा उठाने में लगा हुआ है, जबकि उसको पढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ मुकेश है, वो भी उसी कार्य में लगा हुआ है, जहां पर उसको पढ़ाई के बजाय मजदूरी करना पड़ रहा है। तो आपने पहला पार्ट क्या देखा?
द लास्ट लेसन जो आपका अंतिम पाठ था। दूसरे पाठ में क्या देखा, द लास्ट स्प्रिंग, जहां पर बचपना खो जाता है। दोनों पाठ पूरी तरीके से इस प्रकार से मिले जुले हैं कि अगर आपकी शिक्षा छूट गई और दूसरी तरफ आपका बचपन भी खो गया। यानी इस पाठ में जो लेखिका एनी जुंग हैं, उन्होंने पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल लाइफ का जिक्र यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं उनका बचपना सिमट करके रह जाता है और वो जीवन यापन में लग जाते हैं। तो ये थी स्टोरी आपके इस लेसन की। अब मैं आपको इसकी जो समरी है वो अंग्रेजी में रखने की कोशिश करूंगा। तो इन दिस important lesson, the last spring, there are the two part of this important lesson. The first one was related to a rag-picking boy named Saheb, whose family lived at Simapuri in Delhi. They lived in the street in cloth, mud, and tent-made houses where there was no proper arrangement. The narrator asks Saheb why he does not go to school. At this, Saheb replied that there was no school in the neighborhood. At this, the narrator asked him if she would make a school for him, if then he would go to school. At this, Saheb replied in affirmative. And after a few days, Saheb ran to the narrator and asked if her school was ready. At this, the narrator was embarrassed as he knew that the was too long. School was costed too long to prepare. And finally, she visited the places where the rag pickers were working. Rag picking has both in meaning for adult and children. For children, it is wrapped in wonder and like a gold, and for the adult, it is a mean of survival. As far as the survival in Simapur is concerned, there was only the rag picking. Children and the adult, all of them are in rag clothes because of the comic poverty in the society. Children were always barefooted. At one place, the narrator asked the boys why they did not wear the slippers. At this, one of them replied that their mother did not get them out of the shelves because of the losing them. Finally, one day, the narrator found Sahib working at a tea stall. Now, Sahib gets 500 rupees at a month, but does not hold his own ownership, and Sahib was downcast at this. And after all, the condition of the rag pickers in Simapuri was pathetic at that time. Sometimes they did not manage their daily bread. Somehow they had their names in voter list and enabled to have a ration card and to get grain somehow. And after all, it was a comical poverty in the society of Simapuri for them. In spite of all this, they were engaged in the work of rag picking to manage their family. And now, in the second phase of the lesson, the narrator visited Firozabad, famous for bangle making. Here, she finds the adult, old man, and also the children working in the glass industry in a hazardous condition where it was a high temperature and in filthy atmosphere which was full of suffocating. They worked there in the polluted atmosphere and it was the risk of spreading lungs and respiratory disease. Here also the poverty rules. The family spent generations to make mangoes in this area. Maximum number of people
were working in the glass industry, among them also the children. It has been seen often that the children lose their eyesight before they grow adult because of the dust of the polishing and welding the glasses. There were the people pushing the cart and with the spiral of bangles on it, and the old ones were at the shop along with the daughters or granddaughters at that place. In Firozabad, there was the only way looks as far as the survival is to prepare bangles or to work in a factory. And the most important thing that they survived there but losing their eyesight. They lived a life of poverty. They were not able to make a new house and to teach their children in school. Rather, they somehow renovate their houses and to teach the children only the art of making bangles. Such was the condition. There was the family of Mukesh along with his brother and grandfather and his brother wife, and she was managing the family members' responsibility to cook and something like. The houses were made half built or incomplete. They lived in a primitive stage coexisting with animals. Mukesh was different from other boys in the society of Firozabad because his dream was to be a motor mechanic and to drive a car. So that's why he was different from there. The narrator asked the workers why they did not organize in a group. Then they replied that there was no leader among them, and they were afraid of the police that if they organized themselves in a group, the police charged him a false case against them, and finally they were sent to jail, and there was no leader at all. The narrator found that there were the two important groups. At one hand, there were the poor people and the workers and the farmers, and on the other hand, there were the people of the middlemen, law keepers, bureaucrats, officers, and the ruling system along with the policemen. The people were afraid of them, and that's why they spent generations to work in a glass industry and their traditional business. And after all, they only lived in the comical poverty. They always cried for having no money and to manage their children to go to school. Such were the conditions of the Firozabad. So, hence we find that the poverty was the important thing in both sections. As far as the rag pickers are concerned, who were squatters came from Bangladesh, and as far as the workers in the industry of glass industry in Firozabad, where they were also living in the comic poverty. So now I conclude the lesson with this description. और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और धीरे धीरे प्रयास करें कि लेक्चर्स को समझें और जो कुछ कीवर्ड है उनको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट सेशन में हम आपको इससे संबंधित शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराएंगे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। टिल देन enjoy each and every moment and try to learn a sentence or something like that, whatever you think. Thanks for watching. See you later again.